हेलो एवरीबॉडी, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर या सदिश के प्रकार क्या क्या होते हैं। हमने सदिश और अदिश मतलब स्केलर और वेक्टर क्या क्या होता है इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए सर्च करके। और आज हम पूरा देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर मतलब वेक्टर के क्या क्या प्रकार होते हैं, सदिश के क्या क्या प्रकार होते हैं, वो पूरा रहेगा, है ना। ये जैसे मेन जो वेक्टर यहाँ पर होंगे, स्थिति वेक्टर या पोजीशन वेक्टर, है ना, स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर, विस्थापन सदिश या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं, समान सदिश या इक्वल वेक्टर, विपरीत या ऋण सदिश जिसको अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर कहते हैं, एकांक सदिश या इकाई सदिश या एकक सदिश, ये सभी एक ही हैं, इसको यूनिट वेक्टर कहा जाता है, शून्य सदिश या जीरो वेक्टर। ये मुख्य जो वेक्टर है इनके डिटेल हम देखेंगे कि ये क्या होता है, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, इसके लिए क्या क्या कंडीशन होते हैं। तो पूरा हमारा जो आज का वीडियो है इस पर बेस्ड रहेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे स्थिति सदिश की, है ना, स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो ये जैसे नाम से क्लियर है, ये किसी वस्तु या किसी ऑब्जेक्ट का क्या बताता है, पोजीशन। तो जब ये पोजीशन बताता है तो उसमें क्या होना चाहिए, दो चीज होना चाहिए, परिमाण होना चाहिए और दिशा। क्योंकि हम किसी सदिश या वेक्टर की बात करते हैं तो उसमें इन दोनों का होना आवश्यक है, परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा, तब तो वो सदिश होगा। अदिश और सदिश का अंतर हमने देखा था, अदिश और सदिश को परिभाषित किया था। तो अदिश में केवल क्या होता है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। सदिश में दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो यहां पर जैसे एग्जांपल लेकर चले कि मान लो कोई वस्तु का पोजीशन शुरू में यहां पर था पॉइंट ओ पर, कुछ देर बाद उसका पोजीशन पॉइंट पी हो जाता है। मतलब कोई वस्तु मूव कर रहा है, गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उस गति के दौरान, है ना, शुरू में जैसे यहां पर कुछ देर बाद वो किसी और पोजीशन में चला गया, पॉइंट पी पर चला गया। तो इसको जैसे ऐसे मिला दें पॉइंट पी को, तो यहां पर जो ओ पी है वो स्थिति सदिश का क्या होगा, परिमाण, मतलब ओ से पी तक की दूरी। ठीक है, और O से P ये क्या होगा, इसकी दिशा। मतलब यहां से देखेंगे तो जिस दिशा में देखेंगे वो क्या होगी, स्थिति सदिश की दिशा। मतलब स्थिति सदिश है तो स्थिति सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण मूल बिंदु, है ना, इसको क्या कहते हैं, जहां से गति प्रारंभ किया था या जहां से हमने अध्ययन प्रारंभ किया था, जहां से हमने स्टडी शुरू किया था उसके गति का, तो वो मूल बिंदु या क्या होता है, ओरिजिन होता है। तो मूल बिंदु से उस वस्तु या उसके स्थिति की दूरी, मतलब कोई वस्तु पहले मूल बिंदु पर था, अब दिए गए समय अंतराल में वो मूल बिंदु से कितना दूर चला गया है, उसकी जो लंबाई है वो क्या होगा, उसका परिमाण। और मूल बिंदु से देखे जाने पर जिस दिशा में देखेंगे, अब जाहिर सी बात है वस्तु यहां पर है तो उसको यहां से देखेंगे तो इसी दिशा में देखेंगे ना, इधर थोड़ी ना देखेंगे। मतलब वस्तु जहां पर रहेगा उसको देखना है तो हम उसी दिशा में अपना चेहरा या हमारा आंख होना चाहिए, तब वो हमको दिखेगा। तो मूल बिंदु से क्या क्या क्लियर हो गया, ये परिमाण क्लियर हो गया और ये दिशा। परिमाण की बात करेंगे तो मूल बिंदु से वस्तु जहां पर है उसकी टोटल लंबाई, और दिशा की बात करेंगे तो ओ से पी की ओर या मूल बिंदु से वस्तु को देखे जाने वाली। मतलब इसकी परिभाषा हम कैसे देते हैं, परिभाषा देना चाहे तो कि स्थिति सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण मूल बिंदु से या ओरिजिन से वस्तु की लंबाई के बराबर या वस्तु की दूरी के बराबर होता है, तथा दिशा मूल बिंदु या ओरिजिन से वस्तु को देखे जाने की दिशा में होती है। ठीक है, तो यहां पर इसको वैसे कभी कभी आर से दर्शाते हैं। ये जैसे समय t है तो t समय में यहां से यहां आया तो आर टी इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसमें ओ पी ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति सदिश और उसकी परिभाषा। दूसरा यहां पर है विस्थापन सदिश। तो विस्थापन सदिश में क्या होगा, नाम से स्पष्ट है, विस्थापन मतलब एक स्थान से
दूसरे स्थान, है ना, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट सदिश। तो इसके लिए जैसे ये मूल बिंदु है, हम दो टाइम लेंगे। मान लो समय t1 पर वस्तु की स्थिति P है ना, समय t1 पर वस्तु की स्थिति P है, उसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, RT1। और दूसरा समय जैसे मान लो हम t2 ले लें, समय t2 पर वो यहां से मान लो यहां आ गया, तो उस समय उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, RT2। मतलब ये RT1, ये RT2, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, मान लो ये Q। तो ये जो P से Q तक का डिस्टेंस है ना, या P से Q या PQ क्या बताएगा, ये जो PQ है यही विस्थापन सदिश को बताएगा। इसकी परिभाषा हम देना चाहें तो क्या बताएंगे, विस्थापन सदिश वह सदिश होता है ना, ध्यान से सुना, विस्थापन सदिश वह सदिश होता है जो यह बताता है कि दिए गए समय अंतराल में वस्तु का विस्थापन कितना हुआ है और किस दिशा में हुआ है, कितना हुआ है और किस दिशा में हुआ है दिए गए समय अंतराल में। तो हम क्या कहेंगे, दिए गए समय अंतराल की बात करें, यहां पर पहले समय कितना था t1, दूसरा समय कितना है t2, तो समय अंतराल क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1। ठीक है, मतलब t1 समय पर वो यहां पर था, t2 समय पर वो यहां पर आ गया, तो समय अंतराल जाहिर सी बात है t2 माइनस क्या होगा, t1। मतलब ये मान लो 10 बजे का है, ये मान लो 11 बजे का है, तो 10 बजे का है और ये 11 बजे का है, तो समय अंतराल कितना हो जाएगा, 11 में 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा, 1 घंटा। तो वैसा ही है, इसके लिए समय t2 है, इसके लिए समय t1 है, तो समय अंतराल क्या होगा, t2 माइनस t1। तो इस समय अंतराल में उसका पोजीशन यहां से यहां चेंज हो जाता है, तो ये होगा विस्थापन, है ना। यहां पर जो विस्थापन सदिश है ना, ये क्या हो जाएगा, PQ और ऐसा, मतलब इसका परिमाण क्या होगा, परिमाण हो जाएगा PQ, वेक्टर साइन नहीं रहेगा उसमें, और इसकी दिशा कैसे हो जाएगी, P से Q की ओर। क्लियर है। तो ये हो गया यहां पर विस्थापन सदिश जो यह बताता है कि दिए गए समय में कितना विस्थापन हुआ है और किस दिशा में हुआ है। क्लियर है। तो ये थर्ड हमारा देखेंगे, यहां पर ये होगा समान सदिश या इक्वल वेक्टर। यहां पर जाहिर सी बात है दो वेक्टर होंगे, दो वेक्टर या दो सदिश, क्योंकि हम समान की बात कर रहे हैं, मतलब तुलना करेंगे यहां पर दो सदिशों का। तो दो सदिश जैसे एक सदिश मान लो A है, दूसरा सदिश B है, तो यहां पर सदिश A बराबर सदिश B, सदिश A बराबर सदिश B, तो इस स्थिति में ये दोनों क्या कहलाएंगे, समान सदिश कहलाएंगे। तो इसके लिए शर्त क्या है, कंडीशन क्या है, दोनों सदिश का परिमाण समान हो, है ना, दोनों सदिश का परिमाण समान हो और दिशा भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ये जैसे यहां पर इसमें दोनों समान सदिश यहां पर है, दोनों का परिमाण, मतलब ये जैसे AB है और ये मान लो PQ है, तो परिमाण समान होने का मतलब है AB ऐसे लिखेंगे बराबर क्या होगा, PQ। ठीक है, परिमाण समान है मतलब परिमाण को ऐसे वर्टिकल लाइन के बीच में लिखकर, या ऐसा भी लिख सकते हैं सदिश A बराबर सदिश B, दोनों का परिमाण क्या हुआ है, समान। क्लियर हो गया। समान सदिश या इक्वल वेक्टर, तो दो सदिश समान सदिश कहलाएंगे यदि उनका परिमाण भी समान हो और दिशा भी समान हो। तो एक चीज ध्यान रखना, जब इसको आप बनाओगे, परिमाण मतलब इसकी लंबाई है वो परिमाण को दर्शाती है,
तो दोनों की लंबाई को समान बनाना पड़ेगा, और साथ ही साथ इसकी दिशा जो नोक है, एरो मार्क है, वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, तब ये समान सदिश होंगे। क्लियर है? आ रहा है अच्छे समझ में, है ना। अगला सदिश हम देखेंगे। अगला सदिश क्या है? विपरीत या ऋण, अपोजिट या निगेटिव, है ना। विपरीत सदिश या अपोजिट, ठीक है। तो ये यहां पर भी क्या होगा, दो सदिश की बात करेंगे। एक सदिश ए मान लो ऐसे है, ठीक है। दूसरा सदिश हम बी लें, ऐसे है। अब इसके लिए क्या शर्त है? पहला, दोनों का परिमाण समान होना चाहिए, दोनों सदिश का परिमाण समान होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए? दिशा विपरीत होना चाहिए। क्लियर है? मतलब समान सदिश में दोनों की दिशा समान होती है, परिमाण भी समान होता है। विपरीत सदिश में क्या होगा? ये कंडीशन तो वही रहेगा, परिमाण समान होगा पर दिशा विपरीत होगी। जैसे ये हमने बनाया हुआ है, ये सदिश, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई समान है, मतलब परिमाण समान हो गया। इसकी दिशा इस तरफ है और इसकी दिशा यहां पर इस तरफ है, ठीक है। तो दोनों की दिशा यहां पर क्या हो गई? विपरीत हो गई। तो इसको कैसे लिखते हैं? सदिश ए बराबर सदिश बी पर क्या लिखेंगे? यहां पर ऋण चिन्ह के साथ। इसलिए इसको ऋण सदिश भी कहते हैं, है ना। ऋण सदिश भी कह दिया जाता है क्योंकि दोनों बराबर होते हैं पर ऋण चिन्ह के साथ होते हैं। यदि हम सदिश बी बराबर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? सदिश ऋण ए। पर परिमाण की बात करेंगे, सदिश ए बराबर सदिश बी लिखेंगे ऐसे, या इसको जैसे हम पी क्यू लिख दें और इसको जैसे आर एस लिख दें, तो यहां पर क्या होगा? पी क्यू का परिमाण बराबर आर एस का परिमाण, पर दिशाएं क्या होंगी वहां पर? विपरीत। यदि हम पी क्यू बराबर लिखेंगे ऐसे तो माइनस क्या हो जाएगा? आर एस हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है यहां पर। क्लियर हो गया? ठीक है। अगला हमारा जो वेक्टर है ना, वेक्टर नंबर यहां पर हो जाएगा ये 5, है ना। एकांक सदिश, इस सदिश के दो तीन नाम है। एकांक, इसको इकाई या एकक, है ना। इंग्लिश में कहते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। मतलब एकांक सदिश इकाई सदिश का है या एकक सदिश का है, इसका परिमाण क्या होता है? एक होता है ना। यदि एक सदिश ए है, ठीक है, सदिश ए है, सदिश ए का एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, एक केप लगा दिया जाता है। सदिश ए है, इसका एकांक सदिश क्या होगा? ए के ऊपर एक केप, मतलब इस प्रकार केप लगाकर लिखा हुआ है। किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, इंग्लिश अल्फाबेट के अक्षर के ऊपर कोई केप लगा दिया गया है। केप पहनते हैं ना आप लोग केप, कई लोग केप पहनते हैं, बहुत शौकीन होते हैं। तो यहाँ पर कुछ अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है, उसके ऊपर ऐसे केप लगा हुआ, हम केप ही कहते हैं, टोपी कहते हैं। तो वो क्या हो जाता है? एकांक सदिश हो जाता है। तो जैसे परिभाषा है एकांक सदिश या इकाई सदिश या एकक सदिश, इसको एक और सदिश कहते हैं, मात्रक सदिश भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना। 4 नाम हो गए, 5 नाम हो गए अंग्रेजी नाम मिलाकर। तो इसका परिमाण मतलब एक केप, और इसको ऐसे करें तो ये कितना होता है? 1। मतलब इकाई सदिश का परिमाण कितना होता है? 1 होता है। तो ये ध्यान रखना, इकाई सदिश की आवश्यकता यहाँ पर इसलिए पड़ती है ना। इकाई सदिश की आवश्यकता यहाँ पर इसलिए पड़ती है कि कोई अदिश है, जैसे मान लो 3 है, 3 एक संख्या है।
अदिश है, इसके साथ यदि इकाई सदिश गुना कर दिया जाए, मतलब ये 3 बस की बात करें तो ये अदिश है, और इसका एक एफ है वो सदिश, तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। मतलब किसी अदिश में इकाई सदिश का गुणा किया जाए तो वो सदिश हो जाता है, उसके साथ केवल दिशा जुड़ जाता है, बाकी कोई चेंज नहीं होता है, बाकी वैसे का वैसे ही रहता है। क्लियर है? मतलब जैसे इसका ये 3a हुआ, ये अब सदिश हो गया, अब इसका हम परिमाण लेंगे मान लो तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि इकाई सदिश एक एफ का परिमाण कितना होता है, 1, तो 3 बस बचेगा। तो इकाई सदिश या एकक सदिश का गुणा करने का मतलब है उसमें दिशा ऐड करना, तो इसलिए इसकी आवश्यकता हमको पड़ती है, कई बार ऐसा करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर हम सदिश के प्रकार में जो हमारा आखिरी प्रकार है ना, आखिरी प्रकार यहाँ पर है सदिश के प्रकार में, ये है शून्य सदिश, है ना, 0, है ना। इसकी आवश्यकता भी क्यों पड़ती होगी इसको भी देखेंगे। इसको 0 और ऐसा ये इसका संकेत है ना, 0 के ऊपर एरो मार्क लगाकर दर्शाते हैं। शून्य सदिश का परिमाण क्या होता है, 0 होता है, मतलब 0 वेक्टर, इसका परिमाण बराबर क्या होगा, 0, है ना। शून्य सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण क्या होता है, 0। ठीक है, अब इसका परिमाण 0 होता है तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी होगी, इस पर बात आती है ना। इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी होगी, इसको यदि हम देखें, है ना, शून्य सदिश की आवश्यकता, तो जैसे किसी वस्तु का विस्थापन, है ना, विस्थापन एक सदिश राशि है ना, किसी वस्तु का विस्थापन एक सदिश राशि है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक वस्तु ये ए से गति प्रारंभ किया ऐसे, है ना, ए से ऐसे गति प्रारंभ किया और इस वृत्ति पथ में गति करते हुए वापस ए पर आ गया, मतलब ए से शुरू किया और वापस कहां पर आ गया, ए पर आ गया। तो अब इसका विस्थापन निकालेंगे, विस्थापन, अब इसका विस्थापन निकालेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति वही हो गई, तो विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति वही होने के कारण से विस्थापन 0 हो गया। तो उस केस में यहां पर, है ना, उस केस में यहां पर इसको केवल 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सदिश है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, मतलब विस्थापन है वो क्या होगा, 0 सदिश। हालांकि हम पढ़ते समय केवल 0 कह देते हैं पर वो 0 सदिश रहता है, तो इसलिए यहां पर 0 सदिश की आवश्यकता होती है ना। और भी कुछ भौतिक राशियां हैं जो सदिश होती हैं पर उसका मान 0 हो जाता है, तो उसको केवल 0 न लिखकर 0 सदिश लिखा जाना चाहिए, पर 0 लिखेंगे तो भी हम वैसे ही समझते हैं कि वो एक सदिश राशि है। तो इस प्रकार 0 सदिश और उसके प्रकार, और फिर इसमें एक और टॉपिक इसी में छोटा सा हम ऐड कर रहे हैं, सदिश के प्रकार में नहीं आएगा वो, है ना, सदिश के साथ वास्तविक संख्या का गुणा, है ना, सदिश के साथ वास्तविक संख्या का गुणा करना, है ना। कोई भी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर के साथ तो क्या होगा, है ना, जैसे एक सदिश है ए, ठीक है, इसके साथ एक लैम्डा का गुना कर देते हैं तो ये बढ़ जाएगा, दिशा वही रहेगी, मतलब ए के साथ लैम्डा का गुणा किए हैं तो इसका परिमाण है वो लैम्डा गुना
हो जाएगा, लैम्डा का जितना भी होगा, लैम्डा का मान 2 होगा 2 गुना हो जाएगा, लैम्डा का मान 3 होगा 3 गुना हो जाएगा, लैम्डा का मान 4 होगा 4 गुना हो जाएगा, ऐसा है ना। परिमाण है वो उतना गुना बढ़ जाएगा, दिशा अनचेंज्ड रहेगा, अपरिवर्तित, दिशा चेंज नहीं होगा, दिशा नहीं बदलेगा। जैसे लैम्डा को मान लो हम ग्रेटर देन 0, मतलब शून्य से बड़ा लें, लैम्डा इक्वल मान लो हम 2 ले लें, ठीक है। तो ये मान लो A है ना, ये जितना है उतना ही, और ये हो जाएगा यहां पर 2A। परिमाण 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। परिमाण क्या हो जाएगा, डबल, 2 गुना 3 का गुना करेंगे 3 गुना हो जाएगा, 4 का करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा। या लैम्डा का मान 0 से कम रख दें, मतलब लैम्डा इक्वल मान लो -3 कर देते हैं, ठीक है। तो ये जैसे हमारा सदिश A है, तो इस केस में क्या होगा, -3 होने से, है ना, इस केस में दिशा क्या रहेगी, अपरिवर्तित, दिशा उलट जाएगी, दोनों होगा। परिमाण 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। मतलब A इतना है तो इतना, फिर इतना और फिर इतना, ऐसे ये हो जाएगा 3A। मतलब इसकी लंबाई मान लो 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यहां पर मान लो ये 5 सेंटीमीटर था, तो ये कितना होता 10 सेंटीमीटर। परिमाण 2 गुना हुआ था, यहां पर परिमाण 3 गुना होगा, तो ये 3 है, पहले मान लो 5 था, तो 5 से क्या हो जाएगा 15, पर ऋण होने के कारण से क्या हो जाएगा, दिशा उलट जाएगी। मतलब हम क्या कह सकते हैं, किसी सदिश में वास्तविक संख्या का गुना करने पर परिमाण उतने ही गुना हो जाता है, और यदि धन संख्या का गुना करेंगे तो दिशा बदलेगा नहीं, ऋण संख्या का गुना करेंगे तो दिशा बदल जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, हमने सदिश के पूरे प्रकार को देखा, और लास्ट में यहाँ पर किसी सदिश के साथ किसी वास्तविक संख्या का गुना किया जाए तो क्या चेंज आएगा, इसको देखा, है ना। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।